हेलो गाइज, हम लोग क्लास 9th का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। NCERT परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी उनको दूर करने के लिए नील्स बोर ने जो मॉडल दिया है उसे हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं इसे हम लोगों ने पढ़ा था। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। फिर इस न्यूट्रॉन के बाद जो है तो अपन लोग क्या पढ़े थे, संयोजकता पढ़े थे। फिर संयोजकता के बाद आगे इसके पढ़ना था अपने को। तो देखिए अब इसके आगे का पढ़ते हैं। इसके आगे अब इसके आगे क्या क्या पढ़ना है। देखिए हम लोगों ने यहाँ संयोजकता तक पढ़ लिया था, जहाँ पर फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है इसके बारे में पढ़ रहे थे अपन लोग। यहाँ तक बता दी थी कि फ्लोरीन का जो है तो अष्टक 8 में से 7 को घटाकर प्राप्त की जाती है, और इस तरह से फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम लोगों को पढ़ना है परमाणु संख्या एंड द्रव्यमान संख्या, यानी कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पढ़ना है। फिर द्रव्यमान संख्या पढ़ना है, मास नंबर, समस्थानिक पढ़ना है, आइसोटोप, समभारिक पढ़ना है, आइसोबार। आज के वीडियो में ये सब पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है, आज इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए जो है तो सबसे पहले आप लोग जैसे ये जान लीजिए कि इसमें जैसे इसके बारे में आप बता रही हूँ। सबसे पहले ये जो आपके इसमें ये जो सारणी दी हुई है इसके बारे में, तो देखिए विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक आपके इसमें दिया हुआ है। तो कम से कम इतना तो आप लोगों को परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों बनेगा, तब आप न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से निकाल पाएंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जब आप सबसे पहले तो ये है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर को जेड से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने फार्मूला में देखा होगा कि एक्स और नीचे जेड लिखा रहता है, ऊपर ए लिखा रहता है। ऊपर एक मतलब एटॉमिक मास हो गया और नीचे जो है तो एटॉमिक नंबर हो गया। तो यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं वही प्रोटॉनों की संख्या होगी और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। फिर इसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब आप निकालेंगे तो उसमें जो इनके परमाणु जो दिए हुए हैं इनके एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को आप लोग माइनस कर देंगे, जिससे न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। अब सबसे पहले हम आप लोगों को 18 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बता देती हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो आप लोग बहुत आसानी से फिर इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल पाएंगे। इसलिए जो है तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और परमाणु भार 7 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, परमाणु भार 9 होता है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है और परमाणु भार 11 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार 14 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, परमाणु भार 19 होता है। अब इसके बाद नियान का देखिए, नियान का परमाणु क्रमांक जो है तो 10 होता है, परमाणु भार 20 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, परमाणु भार 24 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, परमाणु भार 27 होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, परमाणु भार 28 होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, परमाणु भार 31 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु भार 32 होता है।
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, परमाणु भार 35.5 होता है। और नेक्स्ट आर्गन का जो है परमाणु क्रमांक 18 होता है, परमाणु भार 40 होता है। आप लोगों को इसमें इतना ही दिया है, पर आप लोग चाहें तो इससे ज़्यादा भी याद कर सकते हैं, कम से कम 30 तक का। अब इसमें आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें देखिए प्रतीक सबके दिए हुए हैं, परमाणु संख्या दी हुई है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण KLMN में किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि KLMN मॉडल जो है ये नील्स बोर ने दिया था। और इनकी संयोजकता कितनी है, इनकी संयोजकता के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसका फार्मूला ही होता है कि एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं वही प्रोटॉनों की संख्या भी होगी, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। फिर इसके बाद जब नंबर ऑफ आप न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो जो मास नंबर इनके दिए हुए हैं, जो ये हाइड्रोजन है जैसे इसका मास नंबर क्या है, फिर हीलियम का मास नंबर क्या है, तो इस प्रकार जो इसके मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपके जो है तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो हाइड्रोजन में जो है तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और हाइड्रोजन के प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण, जैसे इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसके आंतरिक कक्ष में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। जैसे कि हमने पहले आप लोगों को देखिए इस वीडियो में यहाँ पर ये बताए थे कि इनमें जैसे इलेक्ट्रॉन है जिसकी जितनी मतलब परमाणु क्रमांक है उसी प्रकार से भरेंगे। तो पहले आंतरिक कक्ष भरेंगे, जो बचेगा उसके बाह्य कक्ष में भरेंगे। जैसे बेरिलियम का मान लीजिए कि परमाणु क्रमांक 4 है, परमाणु भार 9 है, तो इसके आंतरिक कोश में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसके बाह्य कोश में जो बचेगा वही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसलिए जो है इसके बाह्य कक्ष में अगर अष्टक कंप्लीट नहीं है और जितने इनको परमाणु संख्या बाहर है वही इनकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें हीलियम का देखिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 है, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या 2 प्राप्त हो जाएगी। और जब इसे इलेक्ट्रॉनों को वितरण करेंगे तो इसमें K में इसके आंतरिक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि जब इसमें KLMN के जो फॉर्म में जो भरते हैं 2, 8, 18, 32 के फॉर्म में, तो यानी कि 2 इसका पूर्ण है, इसलिए जो है तो इसकी संयोजकता 0 है हीलियम का। अब लिथियम का देखिए, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और परमाणु भार 7 है, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और जब ये न्यूट्रॉनों की संख्या 4 आ गई और इसमें परमाणु संख्या कितना है, इसका 3 है, जब इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो इसमें आंतरिक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है इसको बाह्य कक्ष में भरेंगे। जब बाह्य कक्ष में 1 रहेगा तो इसकी संयोजकता 1 होगी। अब बेरिलियम का देखिए, तो बेरिलियम का जो है तो परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार 9 है। ठीक है ना। तो इसमें जो है तो 9 में से आप 4 घटा दिए तो इसकी संयोजकता कितनी आ गई, 5 आ गई। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसका जब वितरण आप करेंगे तो इसके जो है तो बेरिलियम का तो परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है, तो 2 और 2 कहने का मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो इसके परमाणु संख्या को यानी कि एटॉमिक नंबर को आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो इन परमाणुओं के एटॉमिक मास हैं उसमें परमाणु क्रमांक को आप माइनस करेंगे तो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी। इस प्रकार से बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बोरान का देखिए, तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है और परमाणु भार 11 है, तो 11 में से 5 आप माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है तो 6 आ जाएगी।
और जब इसके इलेक्ट्रॉनों को वितरण करेंगे आप तो आंतरिक कक्ष में 2 आ जाएगा, बाह्य कक्ष में 3 आ जाएगा, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। 12 में से आप 6 को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 6 आ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों को वितरण करेंगे आप तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4 हो गई, क्योंकि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार 14 है, तो 14 में से आप 7 माइनस कर देंगे तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, तो देखिए जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या है, वही जो है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए परमाणु भार से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो वो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अब इस प्रकार नाइट्रोजन में देखिए कि 2 और 5, कहने का मतलब टोटल 7 होते हैं, तो आंतरिक कक्ष में 2 हो गया, बाह्य कक्ष में 5 हो गया। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए जो है तो 8 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर ऑक्सीजन को देखिए तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार जो है तो 16 है। 16 में से आप 8 माइनस कर देंगे तो इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या 8 है। और जब इसको जो है तो आप इसमें कोष में जब भरेंगे तो 2 और 6 8 हो गया। अब इसके बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है तो इसकी बैलेंसी जो है तो 2 हो गई। अब फ्लोरीन का जो है तो इसका परमाणु क्रमांक 9 है और परमाणु भार 19 है। 19 में से 9 माइनस कर देंगे आप तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 10 प्राप्त होगी। और इसको जब आप कोष में भरेंगे तो इसकी जो है तो इसकी जो परमाणु संख्या जो है तो 9 होती है, इसलिए आंतरिक कक्ष में 2 हो गया, बाह्य कक्ष में 7 हो गया। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक कंप्लीट करने के लिए, जैसे इसके पहले हम पढ़ चुके थे संयोजकता में। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। फिर नियान की जो है तो परमाणु क्रमांक 10 है, परमाणु भार 20 है, तो 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अब इसमें जब 10 आ जाएगी, इसको कोष में जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2 8 है, तो यानी कि इसका अष्टक कंप्लीट है। कहने का मतलब इसे न किसी को इलेक्ट्रॉन देना है न किसी को लेना है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो गई। सोडियम का देखिए परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार 23 है, 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या 12 आ जाएगी। जब इनके इलेक्ट्रॉनों को वितरण करेंगे तो 2 8 1, कहने का मतलब ये है कि 8 2 10 1 11। इसके बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है जो किसी को ये दान कर देगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। मैग्नीशियम में परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु भार जो है तो 24 है, तो 24 में से आप 12 घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 आ जाएगी। और जब इनके इलेक्ट्रॉनों को वितरण करेंगे आप तो 2 8 2, मतलब 8 2 10 2 12, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि बाह्य कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, परमाणु भार 27 है, 27 में से 13 माइनस कर देंगे आप तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। अब इनके जब इलेक्ट्रॉनों का वितरण आप करेंगे तो 2 8 और 3, तो इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। अब सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है, परमाणु भार 28 है, 28 में 14 आप माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 14 आ जाएगी। और जब इसके जब कोष में आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2 8 4, तो इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 है, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, परमाणु भार 31 है, आप 31 में से 15 माइनस कर देंगे तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या 16 आ जाएगी। इस प्रकार से जो है तो इसमें 2 8 5 है, कहने का मतलब 15 होता है, तो 8 2 10 5 15। अभी इसके पास जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
यह कि इसे किया कि फिर ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, क्योंकि अष्टक कंप्लीट ही होना चाहिए, इसीलिए 3 या कि 5 दिया हुआ है इसमें कामा लगा के। इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अपना दान करेगा। तो ये जो हैं परमाणु जो होते हैं इसमें 1, 2, 3 तक जो सही, ये धातुओं और अधातुओं में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से, कि 1, 2, 3 जिसकी संयोजकता होती है वे धातुएं होती हैं, और जिसकी 4 होती हैं वो मेटलॉइड होते हैं, और जो ये 5, 6, 7 होते हैं, 8 होते हैं, इनकी जो है तो ये जो है तो नॉन मेटल होती हैं। इस प्रकार से इनकी जो है तो गुण होते हैं, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32 है। अब 32 में आप 16 घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है तो 16 आ जाएगी। अब इसमें 2, 8, 6, इसमें से जो है तो इसकी संयोजकता बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए जो है तो इसकी बैलेंसी 2 होगी। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु भार 35.5 है। अब इसमें से आप 35 में से 17 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 18 आ जाएगी। इस प्रकार जो है तो इसके कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है तो 2, 8, 7 हो गया, 17 हो गया। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, तो आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 7 है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। अब आर्गन का जो है तो परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार 40 है। आप तो 40 में 18 को माइनस कर देंगे तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या 22 आ जाएगी। जब इसके इलेक्ट्रॉनों को वितरण करेंगे तो 2, 8, 8, कहने का मतलब 8, 2, 8, 10, 8, 18, तो इसका अष्टक पूर्ण रूप से कंप्लीट है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 है। अब देखिए 1 से 18 तक में जो है तो आपके 3 जगह, कहने का मतलब इनके जो है अष्टक कंप्लीट है। जैसे आर्गन का अष्टक कंप्लीट है तो इसकी संयोजकता 0 है, फिर इसके बाद नियान का अष्टक कंप्लीट है तो इसकी संख्या 0 है, और हीलियम का जो है तो अष्टक कंप्लीट है तो इसकी संख्या संयोजकता 0 है। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों का वितरण, संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं। हमने कोशिश किया है बहुत अच्छे से बताने के लिए, बट आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और यह कि फिर 2 बार आप क्लास को देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि क्या है। अष्टक 8 में से 7, फ्लोरीन के बारे में बात कर रहे थे। ये यहाँ पर अपन संयोजकता जो ये पढ़ रहे थे इसमें कि हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें फ्लोरीन के बारे में बात कर रहे थे कि फ्लोरीन का कैसे होता है। तो देखिए अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है, और इस तरह से फ्लोरीन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की भी संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है, और इस परिकलन में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। अब देखिए पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। ये देखिए, ये कि जो मैं आप लोगों को अभी बता दी हूँ, यही सारणी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाले थे। अब देखिए अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन जो है तो एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है, तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब ये है कि जितने परमाणु प्रेजेंट हैं उसमें इसके नाभिक में, वही जो है तो परमाणु संख्या कहलाएंगे। अब आप लोग द्रव्यमान संख्या देखिए कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं।
एक परमाणु के अपरमाणविक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यावहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 + 6 = 12 इसका एटॉमिक मास हो गया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 होता है, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। अब सोचिए, अब 14 न्यूट्रॉन क्यों हो गया? क्योंकि इसका जो है एटॉमिक मास जो है तो 27 होता है। 27 में से आप इसका जैसे परमाणु क्रमांक जो 13 है, इसको प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या 14 आ जाएगी। एक प्रकार के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि 14 + 13 आप जोड़ देंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, जो कि नाभिक में पाए जाते हैं, वही जो है तो परमाणु का एटॉमिक मास कहलाएगा। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, जैसे तत्व का प्रतीक और परमाणु संख्या नीचे दिया हुआ, ऊपर द्रव्यमान संख्या। जैसे तत्व यहाँ पर x लिख देते हैं, नीचे जो है तो z लिख देते हैं, ऊपर a लिख देते हैं। अब तत्व यहाँ पर कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ही आप मान लीजिए, तो तत्व का प्रतीक में हाइड्रोजन H लिख देंगे। परमाणु संख्या जो है तो 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब इसके आगे देखिए, समस्थानिक। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप होता है। समस्थानिक समभारिक यानी आइसोबार होता है। आप लोग जिस प्रकार से आपको इजी पड़े वही याद कर लीजिए, आइसोटोप या आइसोबार या समस्थानिक या समभारिक। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें, इसके जो है 3 परमाणुविक स्पीशीज होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 होते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1 प्रोटियम हो गया, 1H2 ड्यूटेरियम हो गया, 1H3 ट्राइटियम हो गया। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है। इसका मतलब ही है कि समस्थानिक के मतलब जिसके परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, उसे जो है तो ये समस्थानिक कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए, जैसे कि अपने पास क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। इस तरह से अन्य उदाहरण भी है, जैसे कार्बन का 6, जैसे परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 दिया हुआ है, और फिर कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक और 14 जो है तो परमाणु भार दिया हुआ है। इस प्रकार से जो है तो ये समस्थानिक का उदाहरण है। क्लोरीन भी समस्थानिक का उदाहरण है, क्योंकि जिनके जो है परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार डिफरेंट होते हैं, उन्हें जो है तो समस्थानिक कहते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से हैं समस्थानिक? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 किसके हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि समस्थानिकों के जो है तो केमिकल गुण मतलब जो होते हैं, रासायनिक गुण जो है तो समान होते हैं लेकिन इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35U और 37U है, जो कि 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए, कि 35 का मानना चाहिए कि 37 का मानना चाहिए। तो इसका औसत द्रव्यमान निकालते हैं। जब औसत द्रव्यमान निकालेंगे इसका क्लोरीन का, तो इसका 35.5 आता है। अब 3:1 बोला है, इसलिए जो है
3:1 यानी कि 35 को 100 का 75 यानी कि 3 गुना, और जो है तो 100 का 1 गुना, ये 25 हो गया। इस प्रकार से जो है तो जैसे इसको कट कर देंगे, 75/100 जो दिया हुआ तो इसको कट करेंगे तो 25 3 75, 25 चाको 100 हो जाएगा। और जो ये 3 का 35 में गुणा कर देंगे तो 105/4 आ जाएगा। प्लस इसी प्रकार से 25 चाको 100, 25 से कम 25, और 1 का जब 37 में गुणा करेंगे तो 37 ही आ जाएगा, और 37/4। अब देखिए 4 कैसे आ गया, ये अगर ये आप लोगों के मन में सवाल है तो ये जो 3:1 दिया हुआ है ना, इसी को जोड़ के इसके नीचे 4 रखा गया है, जो अनुपात में है उसी को जोड़ के 4 रखा गया। अब टोटल कितना होगा 142/4। अब 4 से आप इसको भाग दे देंगे तो 35.5 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 परमाणु है तो इनके औसत जो है द्रव्यमान 35.5 आ जाएगा। तो चाहे 35 पूछे चाहे 37 पूछे, क्लोरीन अगर पूछता है तो उसका द्रव्यमान संख्या जो है 35.5 ही होगा। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हम प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 यूनिट है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 यूनिट ही होगा। कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 ही होगा, जो भी हम लोग लेंगे क्लोरीन की मात्रा। अब समस्थानिकों का अनुप्रयोग, कहने का मतलब यह कि इन समस्थानिकों का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अब देखिए, जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी या एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है, यूरेनियम के समस्थानिक का। फिर कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। फिर देखिए समभारिक यानी कि आइसोबार क्या कहलाता है, जिनके जो है तो परमाणु भार जो है परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे किंतु परमाणु भार जो है तो एक समान होंगे। तो 2 तत्व हैं ऐसे अपने पास, कैल्शियम है और आर्गन है। तो जैसे आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है किंतु इसका परमाणु भार 40 है ना। और इसी प्रकार से कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है किंतु परमाणु भार जो है तो इसका 40 है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग है किंतु इनके परमाणु भार जो है तो समान है, इसलिए इसे समभारिकी कहते हैं या आइसोबार कहते हैं। 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें समभारिक कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो दिए हुए हैं इसमें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या निष्कर्ष निकला इसमें, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने की थी। जैसे आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज जो है तो गोल्डस्टीन ने की थी, और ये न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है तो धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। फिर इसके बाद रदरफोर्ड अल्फा विकर्णों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है
और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी है। नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। जिस प्रकार से अक्रिय गैसें हैं, जो निष्क्रिय गैसें जो ग्रुप 18 में दिए रहते हैं, आप लोग उसमें देखिएगा मेंडलीव की जो सारणी है। जे चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणविक कण हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000वां गुणा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLMN नाम दिया गया है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। अब अभ्यास क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगी। गाइज, आप लोगों को क्लास कैसे लगी आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।